हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स, जिसका लास्ट चैप्टर हमारे पास, जिसमें फर्स्ट पार्ट में अल्टरनेटिंग करंट, उसमें एक हमारे पास हीटिंग है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ये हमारे लिए बहुत ही मस्ट है क्योंकि ये हर साल एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, तो थोड़ा समझेंगे ट्रांसफार्मर होता क्या है, उसके बाद उस पर सब कार्य करेंगे ना। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, यानी एक मशीन है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है और ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है उसको या तो घटा सकता है या तो बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन एक ही साथ नहीं करता ना, या तो घटाएगा या तो बढ़ाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हेडिंग लिखेंगे ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर। ठीक है, हमें बता दें क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो क्या करती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को या तो बढ़ा सकती है या तो घटा सकती है। ठीक है, ये हमारे पास बहुत ही मस्ट है क्योंकि ये हर साल आता है, तब लिखेंगे। यह ऐसी युक्ति है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकती है। आगे समझेंगे। देखिए, ये हमारे पास है क्या, एक मशीन ही होती है, अपने ट्रांसफार्मर सबने देखा हो। वो क्या करता है, वोल्टेज को या तो बढ़ाता है तो घटाता है। तो जो वोल्टेज होता है वो क्या होती है हमारे पास, प्रत्यावर्ती। और उसमें जो कार्य होता है वो किस पे आधारित होता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत। अन्योन्य प्रेरण का मतलब क्या होता है, वही कुंडली लपेटी होती है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को या तो घटा सकती है या तो बढ़ा सकती है। ठीक है, या तो नोट कीजिए। ठीक है, इसके साथ हो गया, ये तो ट्रांसफार्मर हो गया। देखिए, ट्रांसफार्मर करता क्या ना, ट्रांसफार्मर जैसे हमारे पास देखिए समझ लेते हैं, उसके बाद फिर देखिए, अगर हमारे पास वोल्टेज हाई है तो क्या होगा, आई हमारे पास लो होगा। अगर वोल्टेज लो है तो आई क्या होगा, कुछ होगा। यानी क्या करता है, प्रबल जो जो विभव होगा, यानी विभव प्रबल होगा, धारा क्या होगी, कम होगी। तो उसको क्या करता है, विभव को निम्न में बदलेगा और धारा को उच्च करेगा, यानी प्रबल धारा में बदलेगा, वोल्टेज को निम्न धारा में बदलेगा। अगर यहीं पे क्या हो, वोल्ट हमारे पास नीचे है, यानी वोल्ट हमारे पास कम है, तो धारा कैसी होगी, प्रबल होगी। तो प्रबल धारा होगी तो उसको किस में बदलेगा, निर्बल धारा में। और ये क्या, वोल्टेज कम है तो उसको क्या करेगा, वोल्टेज बढ़ाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या करते हैं, जैसे अगर ये हमारे पास प्रबल वोल्ट है तो धारा क्या होगी, कम होगी। तो प्रबल वोल्ट है, धारा क्या है, कम है, तो इसको क्या करेगा, इसको लो में बदलेगा, इसको प्रबल करेगा, यही काम इसका होता रहता है। तो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज की उच्च धारा को उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा में तथा उच्च वोल्टेज की निम्न धारा को निम्न वोल्टेज तथा उच्च धारा में बदलता है। हो गया, देखिए ये तक हो गया। इसके बाद लिखेंगे रचना। ठीक है, ध्यान से इसमें है क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर क्या है, निम्न वोल्टेज का मतलब क्या, वोल्टेज हमारे पास नीचे है। अगर वोल्टेज हमारे पास क्या है, नीचे है, तो धारा कैसी होगी, उच्च होगी। यानी वोल्टेज दोनों में क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी दोनों उल्टा है। तो अगर वोल्टेज हमारे पास क्या है, नीचे, तो धारा क्या होगी, ऊपर ही होगा। तो यही लिखा गया, बदलेगा किसमें, निम्न वोल्टेज तो किसमें बदलेगा, उच्च वोल्टेज करेगा। अगर धारा उच्च है तो धारा क्या करेगा, निर्बल करेगा, पहले कंडीशन। अगर क्या कर दें, इस बार वोल्ट को ही उच्च कर दें। ठीक है, अगर वोल्ट उच्च होगा तो धारा कैसी होगी, निम्न होगी। तो इसी का उल्टा करेगा, उच्च वोल्टेज है तो किसमें बदलेगा, निम्न वोल्टेज में। धारा कैसी, निम्न धारा तो किसमें बदलेगी, उच्च धारा या प्रबल धारा कह सकते हैं।
प्रबल धारा में बदलता है। ठीक है, तो नोट कीजिए। उसके बाद अगली हमारे पास रचना, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम फिगर बनाते हैं। तो हमारे पास रचना है, रचना हमारे पास क्या आएगा, फिगर आएगा। फिगर को ध्यान समझेंगे, उसका थ्योरी आराम से लिख लेंगे। देखिए ये क्या होता है ना, एक आयताकार पटलित लोहे की क्रोड होती है। ठीक है, यह क्या होता है, एक आयताकार लोहे की पटलित क्रोड होती है। ठीक है, इस क्रोड पे क्या होता है, तांबे का तार लपेटा जाता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा ट्रांसफार्मर अगर खुला हो कभी तो, हालांकि बहुत कम ही होता है, लेकिन देखेंगे क्या होता है इसमें। यह आयताकार पतलित लोहे की क्रोड होती है जिसपे तांबे के तार लपेटे होते हैं, जिसमें दो कुंडलियां होती है, पहला और दूसरा। पहली कुंडली क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली, दूसरी क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली। इन दोनों को इस प्रकार लगाया जाता है कि दोनों आपस में संपर्क न करें। ठीक है, और इसमें प्रेरक संख्या जिसमें जो हमारे पास धारा आती है, यानी जिससे हमारे पास देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है ना, ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाया, उधर से धारा आती है, इधर से फिर भेजता है हमारे घरों में। तो जो धारा उधर से आती है, यानी कहीं आती है जहां से बनती है, सप्लाई होती है। ठीक है, तो वो धारा किसमें प्रवेश करता है, प्राथमिक कुंडली को। ठीक है, तो धारा क्या करता है, अगर वो धारा लो है तो वोल्टेज लो है तो उसको क्या करेगा, वोल्टेज हाई करेगा। अगर वोल्टेज पहले से ही है तो उसको क्या करेगा, लो करेगा। ठीक है, जो हमारे पास होता है उसको प्राथमिक जोड़ते हैं, और जो द्वितीयक है वो हमारे पास घरों में लगा होता है, यानी घरों में इसके तार घरों में जाते हैं। इसमें लिखेंगे यह आयताकार लोहे की पटलित क्रोड होती, यह ना लिखेंगे इसमें ना ज्यादा बेहतर है। क्या लिखेंगे, इसमें आयताकार लोहे की पटलित क्रोड होती है। इस क्रोड पर तांबे का तार लपेटा जाता है। हो गया, ये हमारे पास क्या है, आयताकार कुंडली जिसपे क्या होता है, तांबे का तार लपेटा होता है। ठीक है, इस कुंडली को इस प्रकार लगाया जाता है कि यह आपस में संपर्क या स्पर्श न करें। ठीक है, 13 कुंडली हमारे पास अलग अलग है। तो इसमें आयताकार पटलित लोहे की क्रोड होती है, जिस पर क्या होता है, तांबे का तार लपेटा। इस कुंडलियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार लगाया जाता है कि क्या करें, आपस में एक दूसरे से संपर्क में ना, यानी स्पर्श न करें, यानी टच न करें। ठीक है, देखिए तो इसमें लिखेंगे पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली को लिखेंगे दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। हो गया, और देखिए ये तो हो गया इसके बारे में। अब लिखेंगे कि हमारे पास जो धारा आती है वो किसमें होगी, प्राइमरी में, और जो हमारे घर में यानी हमें मिलती है वो कहाँ पे होगी, द्वितीय कुंडली में। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें, या इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास फेरोक संख्या लिख सकते हैं, ऐसे ना, ऐसे ही। हालांकि आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें फेरोक संख्या क्या कहते हैं, एनपी कहते हैं, और इसमें फेरोक संख्या क्या कहते हैं, एनएस कहते हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न, पी का मतलब हो जाएगा प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली के लिए तांबे तारक संख्या, एस का मतलब होता है सेकेंडरी, एन का मतलब वही है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी वही होगा, यानी सेकेंडरी के लिए एनएस होगा, प्राइमरी के लिए एनपी होगा। ठीक है, तो इसमें और लिखेंगे
जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलना होता है उसे प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं। आई होप समझे होंगे कि जिसमें हमारे पास जोड़ना है उसमें हम किस में जोड़ेंगे, इसको प्राथमिक जोड़ देंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास बदलेगा यानी परिवर्तित वोल्टेज सेकेंडरी कुंडली में प्राप्त होगा। चलिए अब हो गया ये हमारे पास, ध्यान समझते हैं। देखिए हमारे पास अगर रचना अगर फिगर याद है तो ये तो हमने आराम से लिख लेना क्योंकि यही हमने सब लिखा है। देखिए लिखा क्या कहना, इसमें आयताकार लोहे पटलित क्रोड होती है, जो दिख रहा है ये आयताकार लोहे की पटलित क्रोड होती है। इस क्रोड पर क्या होता है, तांबे का ताल लपेटा होता है। इस पे क्या होता है, तांबे का, ये दिख रहा होगा। ठीक है, हालांकि वो अंदर से होता है तो वो पूरा उसके कवर किया होता है। ये आपको आधा ही फिगर दिखेगा क्योंकि एक ही साइड का दिखेगा, पीछे का दिखे नहीं। तो क्या होता है ना, पूरा इससे लपेटा जाता है। तो एक तांबे का ताल लपेटा होता है। इस कुंडली को इस प्रकार लगाया जाता है कि आपस में स्पर्श न करें, यानी इस कुंडली को और इस कुंडली को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि आपस में संपर्क न करें। हो गया। फिर पहली कुंडली, ये जो हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली। और दूसरी कुंडली क्या कहते हैं, द्वितीयक कुंडली। जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलना होता है, जिसको में बदलना है, जो हाई है उसको लो करना है, जो लो है उसको हाई करना है, तो उसको कहाँ पे जोड़ते हैं, प्राथमिक में। और जो बदल के हमें मिलता है वो कहाँ मिलेगा हमें, द्वितीयक में। ठीक है, या तो नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो गया, या तक नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। उसके बाद अगली दिन हमारे पास कार्यविधि, वर्क फंक्शन। आपको अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। हेडिंग लिखेंगे कार्यविधि यानी वर्क फंक्शन। देखिए टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, हालांकि मार्क्स भी लंबे मिलते नहीं, 7 मार्क्स मिलता है। 7 मार्क्स में आती है हमारे पास ट्रांसफार्मर। इसमें लिखेंगे हमारे पास, यदि प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल, यदि प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल ईएमएफ बल ईबी हो तब। ठीक है, यानी हमारे पास मानते हैं उसका हमारे पास जो है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, ईबी, सॉरी ईपी होगा ना, प्राइमरी है, ईपी होगा, क्या होगा, ईपी बराबर माइनस एन डी फाई डी टी, डी फाई ई लिख सकते हैं ना। समीकरण नंबर 1, ये कहाँ से आया, और फैराडे के फर्स्ट लॉ से। फैराडे फर्स्ट लॉ यही कहता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स जो होना चाहिए वही है। ठीक है, तो मानते हैं हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास द्वितीयक जो हमारे पास प्राइमरी कुंडली है, इसका प्रतिरोध अगर लो यानी मतलब न के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ईपी किसके बराबर होगा, वीपी के। पी का मतलब सिर्फ लिखा गया कि मतलब प्राइमरी के लिए, ई का मतलब हमारे पास विद्युत वाहक बल है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स में हमारे पास पी ही होंगे ना, क्योंकि हमारे पास पी के लिए है। तो अगला लिखेंगे, यदि प्राथमिक कुंडली का भूमि प्रतिरोध 0 हो। ठीक है, यदि भूमि प्रतिरोध क्या कुंडली का 0 हो तो उत्पन्न क्या आ जाएगा, उत्पन्न
उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल लगाए गए वोल्टेज के बराबर होगा। लगाए गए वोल्टेज के क्या होगा हमारे पास, बराबर होगा। कहने का मतलब हमारे पास है ईपी किसके बराबर होगा, ईबी के। ईपी और उसका प्रेरित विद्युत वाहक वोल्ट है, ये किसके होगा, इसके होगा। ये भी किसके बराबर होगा, माइनस एनपी फाइव ई कर सकते हैं डेल्टा। ठीक है, फाइव लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत है नहीं, फाइव के बराबर होगा। इसके आगे भी डेल्टा होगा और इसके आगे भी डेल्टा होगा, क्योंकि हमारे पास रूल है। तो समीकरण नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, ये प्राइम देखिए लिखा गया, यदि प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल ईपी हो, यानी ईपी हो तो क्या माइनस एनपी डी फाइव अपॉन डी टी। यह समीकरण नंबर 1 है। ये कहाँ से है, फैराडे के फर्स्ट लॉ से। ठीक है, यदि कुंडली का ओमी प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है किसके बराबर होगा, वोल्टेज के। यानी ये क्या है, विद्युत वाहक बल, बी क्या है, वोल्टेज। ये दोनों पीस लिखा है क्योंकि ये प्राइमरी के लिए, तो ये किसके बराबर होगा, उसी के बराबर होगा। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, द्वितीय कुंडली के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल। ठीक है, वो कितना होगा हमारे पास, मानते हैं ईपी होगा, ईएस होगा ना। एस का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी। तो ईएस क्या होगा, ईएस किसके बराबर होगा, माइनस एनएस डी फाइव अपॉन डी टी की। ये समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, याद नोट कीजिए। ठीक है, इसके साथ ठीक है, आई होप यहाँ तक नोट कर लिया होगा। फिर समझते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, यदि प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल ईपी हो तो ईपी से निकालेंगे। यदि प्राथमिक कुंडली ओमी प्रतिरोध तथा उस पर विद्युत वाहक बल क्या हो, विद्युत प्रेरित वाहक बल क्या हो, बराबर हो, तो इसके बराबर होगा द्वितीय कुंडली का भी वाहक बल होगा ईएस। तो ईएस भी कितना होगा, यहाँ तो नोट कीजिए। ठीक है, इसके साथ लास्ट हमारे पास ये बचा है। देख सेकंड तक थर्ड तो क्या था इसमें, यदि विद्युत द्वितीय कुंडली के खुले परिपथ में अर्थात इसका प्रतिरोध क्या कर दे, अनंत कर दे। उस वाले क्या था, 0 था, इस वाले क्या कर दे, अनंत कर दे। जो विद्युत वाहक बल होगा ईएस, जो किसके बराबर होगा, ईपी के। यहाँ क्या है, माइनस एनएस, एस का मतलब क्या है, सेकेंडरी, उसमें क्या था, प्राइमरी। तो डी फाइव अपॉन डी टी आएगा। समीकरण नंबर 4 है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 4 दिख रहा है, ये बराबर क्या होता है, माइनस एनएस डी फाइव अपॉन डी टी। और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या था, यहाँ पे लिखा भी है, ईएस बराबर क्या आता है, माइनस एनपी, पी का मतलब प्राइमरी के लिए आ जाएगा, हमें देना है क्या है, 5t से 5t कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमारे पास जो मेन आएगा क्या आएगा, ईएस अपॉन ईपी, यहाँ पे पी होगा ना क्योंकि प्राइमरी। ठीक है, किसके बराबर होगा, एनएस अपॉन एनपी के। ठीक है, ये हमारे पास मेन कार्य विधि है, ये होता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या करते हैं, इसमें कुछ धारा देते हैं। ठीक है, तो धारा होगा, तो धारा किसके बराबर होगा, आई। यस का मतलब क्या हो जाए, सेकेंडरी बटा के आई, पी का मतलब प्राइमरी। ये किसके बराबर होगा, ईएस अपॉन ईपी बराबर एनएस अपॉन एनपी, यही होगा। ठीक है, या तो नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक है, या अगर हमारे पास इतना तक हो गया, अगर हमारे पास वोल्टेज के साथ देखना है, यानी आई एस अपॉन आई पी, वोल्टेज से देखें तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा। देखिए फार्मूले तो आपको अपने हिसाब से यूज करना होगा, कौन सा मान दिया, अगर विद्युत वाहक बल दिया है तो ये वाला फार्मूला करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स के साथ देखना है तो ये वाला रिलेशन देंगे। धारा के साथ देखना है तो ये, अगर वोल्टेज होगा तो वोल्टेज क्या होता है, धारा का उल्टा होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी एस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी पी, और यहाँ पे पी है तो क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, ये सब हमारे पास फार्मूले हैं, इसको आपको नोट करना है, आपको ध्यान रखना है कौन सा मान दिया गया ना। ठीक है, हालांकि पे हमारे पास क्वेश्चन तो आता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब भी आएगा तो हमारे पास थ्योरी आएगी पूरी। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ट्रांसफार्मर होता क्या है, उसका कार्य क्या है, रचना क्या है और कार्यविधि क्या है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।